दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आप सभी को पता है कि हम चुनाव को कवर कर रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। पश्चिम यूपी में हमारा भी ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है। पश्चिम यूपी में बागपत दूसरे चरण में कंप्लीट हुआ, उसके साथ मेरठ गाजियाबाद कंप्लीट हुआ। उन्हीं सब चीज़ों पर उनका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, जिन्होंने पिछली बार विश्लेषण किया था मुजफ्फरनगर लोकसभा का और कैराना लोकसभा का, और लोगों ने बखूबी उसको देखा था। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार आपके। दीपक जी, बागपत एक ऐसी लोकसभा है जहां पर आम जनमानस से अगर बात करें तो, या फिर आम लोगों से जो बात करें तो वो कहते थे कि भैया बड़ी मुश्किल से तो हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिताया था जी, और फिर से थाली में सजाकर लोकदल को ये सीट दे दी गई जी, और इससे काफी लोग नाराज भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नाराजगी दिखी भी, जो वोटों का कम प्रतिशत हुआ बिल्कुल, उसमें वो नाराजगी दिखी। टिकट हुआ मनोज जी का, उसके बाद वो टिकट कटा और टिकट कटने के बाद फिर से अमरपाल शर्मा को वहां पर लाया गया जी। उसके बाद कई जगह लोग ये कहते, मैंने सुना कि अब चुनाव बन गया है, लोगों ने एक समीकरण बनाया ब्राह्मण प्लस मुस्लिम जी, ये समीकरण बनेगा और चुनाव अच्छा बन जाएगा। जी। आप क्या समझते हैं कि जो वोट हुआ वो किन मुद्दों पर हुआ और कैसा वो वोट? रोहित जी, बागपत लोकसभा में प्रमुख 3 कैंडिडेट थे। एनडीए से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, इंडिया गठबंधन से पंडित अमरपाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी से एडवोकेट परवीन बैसला। अब जो वहां पर चुनाव हुआ है और जिस कारण गठबंधन हुआ था, जी, गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने गठबंधन इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और हम सत्ता में आ जाएंगे, और जो लोग हमारे साथ पिछले 10 साल से या 15 साल से थे उन्हें सत्ता में हम ला के उनका कुछ विकास करेंगे। लेकिन जो स्थितियां बागपत लोकसभा में हैं, उस स्थितियों को, जमीन की हकीकत को ना तो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान समझ पाया और यह समझता हूं कि ना ही चौधरी जयंत सिंह समझ पाए कि स्थितियां क्या थी। जो चुनाव पहले ध्रुवीकरण का चुनाव होता था, वहां पर 2019 में जिस तरह का चुनाव हुआ, बिल्कुल सारे समीकरण बदल गए। जिस स्थिति में अखिलेश जी के साथ जाकर श्री जयंत चौधरी को सफलता मिल रही थी, उनके साथ जाकर उनके 9 विधायक हो गए थे, उनके साथ जाकर अब मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का नहीं रहा था, वो राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी जयंत सिंह के साथ आ गया था। लेकिन उस राजनीति को जो ताकत जयंत चौधरी ने इन 8, 9, 10 साल में बनाई थी, वो सब वहां पर खत्म हो गई है। ये चुनाव अभी जो होता है, ये चुनाव बताता है कि स्थितियां जैसी उन लोगों ने, बड़े नेताओं ने सोची, वो स्थितियां नहीं है। रोहित जी, आप जब चुनाव होता है और वोटिंग डलती है, और उससे पहले भी आप देख रहे होंगे बागपत लोकसभा बिल्कुल साइलेंट चुनाव था। जिस बिरादरी से परवीन बैसला आते हैं और जिस पार्टी से वो कैंडिडेट बने, वो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट बैंक और गुजर वोट बैंक, ये सब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था 2019 में, 2014 और 2019 में। और बात करें तो 17 विधानसभा और 22 विधानसभा, ये गुजर एससी वोट बैंक सब भारतीय जनता पार्टी का था जी। अब यही बात आप देखिए कि एनडीए से, इंडिया से जो प्रत्याशी थे पंडित अमरपाल शर्मा, वो जिस बिरादरी से आते हैं, जिस बिरादरी में उनका जन्म हुआ, वो पंडित बिरादरी में ब्राह्मणों में हुआ, वो बिरादरी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक थी। यादव वोट बैंक भी आप 19 में, आप 14 में देखेंगे, 14 में, 19 में, 22 में, 17 के विधानसभा चुनाव में, तो ये भी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 14 में मुस्लिम समाज साइकिल पर था, लेकिन 19 के चुनाव में और 22 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया। अब जो मुस्लिम वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल का था, वो हट गया। अब हम बात कर रहे हैं
अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो आपने भी और सभी तमाम वीडियो वायरल होती है वोटिंग वाले दिन की कि एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला थी। वोट तो सभी को डालनी चाहिए और सबका अधिकार होता है, वो कहां दे रहा है वो गोपनीय मामला है। बिल्कुल कि वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता है या समाजवादी को वोट देता है या बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है, ये जनता का अपना समझ है, उनका अपना अधिकार के वोट कहां दे। लेकिन वहां पर एक राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने उस महिला को पीटा, मारा और जनपद बागपत में और आसपास वो वीडियो काफी वायरल होती है एक दिन बाद। ये घटना तो आज के इस आधुनिक युग में होती है, लेकिन अगर हम पिछले 30 साल 40 साल जब चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ये घटनाएं 67 के बाद बागपत लोकसभा में आमतौर पर होने लगी। जिस गांव में अगर अल्पमत में ब्राह्मण है तो उनके साथ ये घटनाएं घटी, उनको वोट नहीं डालने दिया, उनके साथ मारपिटाई की गई। कश्यप समाज के साथ ये घटनाएं हुई, सैनी समाज के साथ घटनाएं हुई। ये एससी कैटेगरी समाज के साथ के लोगों की आमतौर पर बड़े स्तर पर घटना हुई चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में और चौधरी अजीत सिंह जी के टाइम। आज तो बहुत आधुनिक युग है, बिल्कुल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आधार कार्ड आप लेके जाएंगे तो वोट डलेगी, हर जगह अर्धसैनिक बल का था। बहुत कम घटनाएं हुई, लेकिन ये भी एक शर्मनाक घटना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व हो रहा और सबसे बड़ा चुनाव हो रहा, आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पता वो वोटर किसका था, लेकिन वो वीडियो वायरल हुई और ये बहुत शर्मनाक घटना है। बिल्कुल, मैंने भी उस वीडियो को देखा, वो वीडियो काफी वायरल हुआ, अखबार में भी, किसी अखबार ने भी छापा उसको। तो रोहित जी, अब मैं बातें करता हूं कि किस तरह वहां पर जो वोट बैंक भाजपा का था और वो भाजपा को नहीं मिला, जो वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल का था वो राष्ट्रीय लोकदल पर अब नहीं गया। देखिए, बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिम समाज बागपत लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं उनके। बिल्कुल, उनके करीब 4.25 साढ़े 4 लाख के आसपास उनके वोटर हैं। जाटों से भी ज्यादा लगभग बागपत में मुस्लिम्स हैं, करीब 3.5 लाख के आसपास जाट समाज है। अब जो वोट बैंक 2019 में एक जगह इकट्ठा था वो इकट्ठा नहीं रहा, वो आ गया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया में चला गया। अब ये स्थिति देखकर जब जिन लोगों ने, जिन बिरादरियों ने, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो सैन समाज हो, चाहे वो एससी समाज में कोरी वर्ग हो या जाटव वर्ग हो या वाल्मीकि वर्ग हो, ये सभी वर्ग राष्ट्रीय लोकदल से सालों से इनके विचार नहीं मिलते। उसका कारण यही है कि उन लोगों ने इनको पीड़ित किया, गांवों में जहां अल्पमत में थे उनको दबाया, उनका शोषण किया। तो ये स्थिति हमारी थी। जब इन लोगों ने ये देखा कि भाई ये गड़बड़ हो गई, भारतीय जनता पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे 10 साल, हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन हमने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि पार्टी हाईकमान ने तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं कि जमीनी हकीकत क्या है, हमारे मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा, हमारे विचारों के खिलाफ जाकर ये गठबंधन कर लिया। तो जब ये बातें लोगों के जहन में आई तो चुनाव सबके सामने हुआ। चुनाव बागपत का साइलेंट था और जितना भी भाजपा का वोटर को ध्यान में रखते हुए श्री जयंत चौधरी ने जो भाजपा के साथ गठबंधन किया, उनको उनका फायदा नहीं मिला। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि बागपत में जो भाजपा वोटर वो नलके पर नहीं जा पाया, उसका जयंत चौधरी को कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं, बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुत भारी नुकसान हुआ। उल्टा भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत मजबूत पार्टी थी, जिसके बागपत लोकसभा में अधिकतर 2017 में तो 4 एमएलए उनके थे, 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा 4 एमएलए उनके थे, अब भी 3 एमएलए उनके हैं, 2 राष्ट्रीय लोकदल के हैं। तो ये इस पार्टी, उन्होंने जो एक मजबूत पार्टी थी, जो स्ट्रांग पार्टी थी, 2 बार एमपी उनके थे, राष्ट्रीय लोकदल को हरा रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी स्वयं खत्म कर ली। तो हमने आपको बताया कि लोकदल को नुकसान हो गया, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को नुकसान हो गया इस गठबंधन का बागपत में। अब बागपत लोकसभा में जो पार्टी बिल्कुल जमीन पर लग चुकी थी, जीरो पर आ चुकी थी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का वोटर ब्राह्मण हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, वो सब वहां पर
इंडिया गठबंधन समाजवादी के कैंडिडेट पंडित अमरपाल शर्मा को प्राप्त हुआ। ये तो भाजपा का वोट बैंक उसको प्राप्त हो गया। राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर था मुस्लिम, वो भी उनके पास ट्रांसफर हो गया। तो भारी तादाद में ये हो गया। जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ती थी 10 साल में और विधानसभा में 10-11 हजार वोटें मिलती थी, इस बार उसको 1-1.25 लाख वोटें मिल रही हैं। गुजर जो 70-80 हजार है वो एक तरफ अपने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बैसला है, बंसल है, गुजर है, तो वो एक तरफ अपने बिरादरी के कैंडिडेट पर लामबंद हुआ है। दूसरा, मायावती जी ने भी 2014 के बाद 10 साल में पहली बार बागपत लोकसभा में कोई मीटिंग करी है। मोदी नगर में आके उसने अपनी बिरादरी को एक सूत्र में, अपना जो कैडर वोट बैंक है, आज भी मायावती एक वन लीडर हिंदुस्तान में ऐसी है जो जिस क्षेत्र में चली जाएगी अपने कैडर वोट बैंक को, अपने बेस वोट बैंक को एक सूत्र में बांध देगी। बिल्कुल दीपक जी, इनका तो ठीक है, सपा का एक कैडर है, मुस्लिम वोटर है, सपा और कांग्रेस साथ में आती है तो बढ़ता नहीं है, वो चला जाता है। मायावती जी का एक कैडर है जो उनका दलित वोट बैंक है, वो उसमें लगभग 80-85% वो भी उनपे चला जाता है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा साइकिल पे दूसरे लोगों का जाना, लाइक ब्राह्मणों का जाना और लोगों का जाना, ये थोड़ा सा मुझे नहीं। देखिए, कई चीजें हैं जो चीजें वहां पर फैक्ट हुई। ये जो लोग भाजपा के वोटर बैंक है, पहले भी जब वहां कभी बसपा जीती या सपा जीती, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को कभी पसंद नहीं करा। कोई छोटा चुनाव हो गया वो तो एक अलग बात, जब राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव होता है, एमपी के चुनाव में ये लोग कभी भी चौधरी जयंत सिंह के साथ, चौधरी अजीत सिंह के साथ या भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ ये कभी नहीं रहे। इनके विचार कभी उनके साथ मेल नहीं खाया। वहां पर 35 बिरादरियां एक तरफ रहती थी और एक बिरादरी एक तरफ रहती थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार जाट बिरादरी का भी एक बड़ा वोट बैंक चैन चौधरी जी से नाराज था, क्योंकि उन्होंने 8-9 साल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूवमेंट करे, चौधरी साहब के भारत रत्न के लिए मांग करी, जो उनकी कोठी खाली हुई थी उसको संग्रहालय बनाने की मांग करी। तो इसमें जो जाट बिरादरी, जो उनका कोर वोट बैंक था, उन पर कई जगह लाठी चार्ज हुए, रबड़ की गोलियां चलाई गई। कई जगह इस बीच किसानों के धरने हुए, 6-6 महीने, 1.5 साल वो धरने चले, लोग बाग बैठे गए, लोग बाग की मौत भी हुई धरने पर, बहुत से किसान मारे गए। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में वो लोग ये नहीं पचा पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी से हमारा विलय हो गया, ये हमारे नेता का, मतलब जाटों का एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो लोकदल के ही खिलाफ चला गया। देखिए, अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक खिलाफत है। बागपत लोकसभा के अंदर बहुत सारे जाट गांव ऐसे, जाट बहुल गांव ऐसे, जहां बहुत कम वोट प्रतिशत होता है। और किसान, जो वहां के किसान यूनियन से जुड़े जाट थे, वो अधिकतर जयंत चौधरी के इस फैसले के खिलाफ थे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सब वहां ये वर्ग भी साइलेंट था, लेकिन उन्होंने वोट डाला। और जहां तक चर्चाओं का विषय, तो उन लोगों ने सब साइकिल को वोट दिया। जो कंटेस्ट कर रहा था, जो बिल्कुल नजदीकी मुकाबले था, उन लोगों ने उनको वोट दिया। जाट समाज ने भी ठीक ठाक तादाद में साइकिल को वोट दिया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया। और दूसरा, जो दीगर बिरादरियां थी, वो तो इस गठबंधन से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा इन लोगों के खिलाफ वोट किया है। तो वो बिल्कुल भी जो राष्ट्रीय लोकदल का निशान था उसको नहीं करना चाहते थे। या तो वो लोग वोट डालने नहीं गए। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर का नाम बड़ौत है, और बड़ौत में वैश्य समाज एक बहुत बड़ी तादाद में, बिल्कुल उन्होंने बहुत थोड़ा वोट कराया, 15-20% वोट मात्र। और जो 15-20% वोट करा वो भी डिवाइड हो गया है, वो उधर भी चला गया और इधर भी आ गया है। वोट ना करना ये सबसे बड़ा कारण रहा है खिलाफत का, कि हम वोट नहीं करेंगे, हम कमल के फूल पर वोट देते, हम नल को वोट नहीं देते, हम जयंत चौधरी को वोट नहीं देते, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, हम नरेंद्र मोदी को वोट देते। तो वहां के लोगों का ये विचार था। तो इसमें जो पूर्व के जो सांसद, हाल के भी कहूंगा, अभी तो सांसद हैं सतपाल जी, उनका किस तरह का रहा इस चुनाव में? आप तो उनके करीबी हैं, बखूबी उनको जानते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही? जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बागपत की उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी। उन्हें कई जगह अदर स्टेट की जिम्मेदारियां दी, केरल की जिम्मेदारियां दी, अंडमान निकोबार की जिम्मेदारियां दी, हरियाणा करनाल की जिम्मेदारियां दी।
लेकिन बागपत लोकसभा से उनको दूर रखा गया। लेकिन अगर वो बागपत लोकसभा में रहते तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते, एनडीए के समर्थन में आ रहते, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल सिंह वहां स्थापित लीडर हैं और ऐतिहासिक पुरुष हो चुके हैं वहां पर, जो करीब 74-75 सालों में बागपत लोकसभा में कार्य नहीं हुए थे। वो सब डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने वहां पर किए। तो वहां का बहुत बड़ा तबका, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे अन्य बिरादरियां हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, डॉक्टर सत्यपाल सिंह सबके हीरो है। ये वहां सच्चाई है। और शायद इस चीज को हमारी भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप नहीं समझ सकी। इतने कार्य होने के बावजूद डॉक्टर सत्यपाल सिंह वहां के लोगों के हीरो बन चुके हैं, उनके दिलों में बसते हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज के बात हो, चाहे हाईवे के काम हो, हाईवे सड़कें एनएच के काम हो, चाहे फ्लाईओवर्स के काम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालयों के काम हो, चाहे समाज कल्याण विभाग से विद्यालयों के काम हो। जिन गांवों में हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं होती थी, वहां पर आयुर्वेद हॉस्पिटल खुला दिए उन्होंने, मेडिकल स्थापित करा दिए। अभी देख लीजिए, दुर्भाग्य है ये, अगर ये गठबंधन ना हुआ होता तो हमारे बड़ौत में जेबी कॉलेज है, जनता वैदिक कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी घोषित होने वाली थी। तो वो तो एक अलग किस्म की। तो आपका मानना ये है कि ये गठबंधन जनता के लिए भी नुकसानदायक रहा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के लिए नुकसानदायक रहा, विकास के लिए नुकसानदायक रहा। देखिए, अब जो स्थितियां चल रही है वो स्थितियां ये चल रही है कि जिनकी सत्ता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एमपी बनने जा रहे हैं। तो जिनकी सत्ता नहीं है वो क्या विकास करेंगे? अब डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जितने विकास करे तो उनका विकास इसलिए बलबूता कि यूपी में भी वो थे और केंद्र में भी वो थे। और वो एक आईएएस थे, आईपीएस थे, कमिश्नर रहे हैं, तो उनके बहुत ताल्लुक थे, उनके व्यक्तिगत ताल्लुक थे। और व्यक्तिगत ताल्लुकों के आधार पर बागपत लोकसभा का विकास कराने का कार्य हुआ है। पत्रकार महोदय, तो क्या समझ रहे हैं आप कि कितनी वोटों का इसमें चुनाव में अंतर रहने वाला है? देखिए, मेरा जो है मानना, जिस तरह का वहां पर जातीय चुनाव हुए हैं, देखिए सबसे बड़ा तबका तो मुस्लिम है, और मुस्लिमों ने बहुत भारी तादाद में 65% के आसपास वोटिंग किया है, 62, 63, 65। और जिस बिरादरी में से अमरपाल शर्मा ताल्लुक रखते हैं, वो बिरादरी उसने लामबंद करी है उन्होंने। यादव भी अपने नेता के साथ चला गया है। और जो अन्य जातियां बची है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे कोई भी हो, वो भारी तादाद में अमरपाल शर्मा को, समाजवादी कैंडिडेट के प्रत्याशी को मिला है। अगर आप इधर देखें, जो सत्ता पक्ष के कैंडिडेट थे एनडीए के, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, उनके पास ओनली वन बिरादरी थी जो 100% वोटिंग करने का जिनके अनुमान थे, जाट समाज। लेकिन जाट समाज के गांव की आप स्थिति देखेंगे तो उन्होंने इंटरेस्ट चुनाव में नहीं लिया। वोटिंग वाले दिन बहुत कम हुआ, और 3 बजे तक तो वोटिंग नहीं हुआ था उनका। 4 बजे के बाद अचानक उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया और कुछ थोड़ा वोट उनका पड़ा। लेकिन दूसरी कोई भी कास्ट बिरादरी ऐसी नहीं है जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रति 85, 90 या 80% समर्पित हो। इधर अमरपाल शर्मा के साथ 2 बिरादरियां ऐसी हैं जो वो 80-90% समर्पित हैं, जैसे कि यादव, जैसे कि ब्राह्मण। तो आपका मानना है कि सीट बागपत वाली लोकदल से गई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, 4 जून को नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। मुझे इतना मतलब, मैंने भी थोड़ा इतना करीब से अब की बार नहीं देखा है, लेकिन जो नंबर सुने हैं मैंने कई लोगों से, देखिए पत्रकार मानना है कि भाजपा का वोटर मिल गया है। हम आपको एक बात बताते हैं, हिंदुस्तान जब 47 में आजाद हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड में चला और उसकी एक हवा फैली, और जिन लोगों पे लंदन ब्रिटिश शासन होता था, भारत के साथ साथ अनेक कंट्रियां उस वक्त आजाद हुई। ये बागपत लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ है। आप पहला चरण देखेंगे तो पहले चरण में भी ये सत्ता के खिलाफ हवा चली है। अब बागपत लोकसभा के आसपास की लोकसभाओं में नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, तो बागपत की सीमा पे जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं उन सब में यही स्थितियां हैं। इधर कैराना, मुजफ्फरनगर, वो तो फर्स्ट चुनाव हो ही लिया, उसमें भी यही खिलाफ है हवा। कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, आपका सहारनपुर हो, आपका बिजनौर हो, आपका नगीना हो, आपका अमरोहा हो, टोटल सत्ता के खिलाफ यहाँ पे चुनाव हुए हैं रोहित जी। अब जो सेकंड चरण में हमारे यहाँ चुनाव होता है,
ये स्थिति आसपास मेरठ कमिश्नरी की है। गाजियाबाद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 5.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन आज स्थिति खराब हो गई है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नीचे की स्थितियों से अवगत नहीं है। वो जनरल वीके सिंह का टिकट काटते हैं। अब उनकी बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में 5.5 लाख के आसपास है। उनके टिकट काटने से वहां उनके लोग भी होंगे, उनका समाज भी होगा, उनके समाज में रोष फैला। किसी लिए जनरल वीके सिंह के टिकट के लिए नहीं फैला, जो उनकी बिरादरी के लोग टिकट मांग रहे थे उनके बाद वो टिकट उन्हें मिल जाता तो स्थितियां कुछ और होती। अब क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी, ऐसे तो जातिवाद पे टिकट मिलेगा, आज ठाकुरों को नहीं मिल रहा है तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, वैश्य समाज नाराज हो जाएगा, दलित नाराज हो, उनको नहीं मिलेगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो जाति के आधार पर कितने टिकट्स कहाँ पे किसको दिए जा सकते हैं? देखिए, प्रतिनिधित्व पार्टियां जो बनती हैं सभी को प्रतिनिधित्व लेकर साथ में लेकर चलने का मामला बनता है। अगर मैं अपने बागपत लोकसभा की बात करूं तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के अलावा किसी भी बिरादरी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। एमपी जाट समाज से थे हमारे, 5 विधानसभाएं हैं, किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ब्राह्मण, बनिया या कोई भी कश्यप, किसी भी बिरादरी का जाटों के अलावा मोदी नगर से लगा के सिवाल, खास, बड़ौद, छपरोली, बागपत, किसी भी गैर जाट को टिकट नहीं दिया। यहां तक कि छोटे से छोटे टिकट भी, शुगर मिल या नगर निगम या नगर पालिकाएं के टिकट भी जाट समाज को दिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी विद्रोह हो सकता है कि आपने दूसरे लोगों को सम्मान नहीं दिया है। देखिए, राजनीति में सबसे पहले तो उस चीज को, लोकसभा का चुनाव है तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी बिरादरी, सबसे ज्यादा कौन बिरादरी वहां पर है, कौन कास्ट है सबसे ज्यादा। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया कि कास्ट दूसरी कास्ट करेंगे, लेकिन वो समन्वय है। आपने विधायक दूसरे बना रखे हैं, दूसरी बिरादरी का है। भाई, गाजियाबाद से सुनील शर्मा है, ब्राह्मण समाज से कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको एमपी का टिकट दिया गया है, वो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, योगी जी की गवर्नमेंट में विधायक थे। तो गाजियाबाद लोकसभा, जो नोएडा लोकसभा, गुर्जर भी है, ब्राह्मण भी है, सारी चीज है। तो ये तो ठाकुरों को एमपी का टिकट था और प्लस 5.5 लाख थे। अगर ये उसी समाज के व्यक्ति को टिकट दे देते तो निश्चित इनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होती। दूसरा कारण गाजियाबाद में भी क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर ठाकुर समाज के व्यक्ति को उठा दिया है, तो उनकी बिरादरी उस साइड में चली गई है, एससी वोट बैंक भी खिसक गया है। उधर जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है डोली शर्मा, उनका स्ट्रॉन्ग मामला चल रहा है। चुनाव जहां 5.5 लाख वोटों से जीता गया था, अगर आप डाउन आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो आप तो चुनाव हार रहे हैं, आपका वोट परसेंट गिर रहा है। यही स्थिति नोएडा की 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी तो स्थिति हो जाती है। नहीं, लोगों की बहुत सारी चीजें हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। हर आदमी की अपनी पर्सनल डिमांड हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरठ की स्थितियां देखिए। मेरठ में करीब 15 साल से राजेंद्र अग्रवाल जीत रहे थे, और जो वहाँ टिकट पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे ज्यादा अधिकार बनता है वहाँ वैश्य समाज का बनता है। वहाँ लोगों की क्या खिलाफत रही कैंडिडेट से। एक तो कैंडिडेट लोकल में उनका जन्म तो हुआ था, लेकिन उनका कभी कर्म भूमि नहीं रही। उनका जो फिल्म या कुछ बम्बई से ताल्लुक था, अब वो वहाँ आते हैं, उनका किसी से परिचय नहीं है, ना वो चुनाव तरीके से लड़ पाए, ना लोगों के बीच समन्वय बैठा पाए। तो जो भाजपा का कोर वोट बैंक वैश्य था, वो भी उनके खिलाफ हो गया था। वहां अपील ये थी कि लोकल के कैंडिडेट को, लोकल के व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया है, और वहां पर समन्वय नहीं बैठा पा रहे। फिर दूसरी बिरादरी से वहां पर जो इंडिया गठबंधन से है वो सुनीता वर्मा जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से वो देवव्रत त्यागी जी हैं। तो इसी तरह जो भाजपा का वोट बैंक था, वो इन दोनों ने, जो इंडिया गठबंधन और जो बसपा खाओ, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक होता था वो वापस ले लिया है। जातियों में बट गया है चुनाव, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान हो रहा है। चलिए, ये दीपक शर्मा जी का मानना है कि भाजपा अब की बार काफी नुकसान में जा सकती है और बागपत जैसी सीट भी लोकदल अब की बार हार सकता है। हालांकि लोगों को लगता था कि बागपत का भी लोकदल नहीं हार पाएगा, लेकिन काफी उलटफेर हुए और जयंत चौधरी भी वहाँ से चुनाव हार गए। मुजफ्फरनगर से अजीत जी चुनाव हारे, और ये सब चीज़ें, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। अभी 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो आपके सामने होंगे कि क्या लहर है, और ये जो नैरेटिव बन रहा है
कि देश में वोटिंग प्रतिशत कम है, तो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो डाउन है, वो नैरेटिव किस तरह कितना कारगर साबित होता है विपक्ष के लिए, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून तक का। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।